हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर को। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये सिर्फ 12th क्लास का ही चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो हर एक रीडर, जो भी कोई पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले से मतलब कोई भी, चाहे स्टूडेंट उसको बोल सकते हैं या फिर स्टूडेंट के अलावा जो भी कोई मतलब जो एक जॉब में है, ऑलरेडी जॉब में है लेकिन वो पढ़ने का शौक रखता है और वो फिर बुक्स को पढ़ता जाता है, तो जो भी कोई है, जो भी कोई रीडर है, हर एक रीडर से ये चैप्टर है वो बिलोंग करता है। तो देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, कि लिटरेचर यानी साहित्य के संबंध में, साहित्य के रिलेशन में रीडिंग करना, मतलब साहित्य के संबंध में जो रीडिंग है, जो पढ़ाई है, जो पढ़ना है, उसके ऊपर एक विचार हम यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू कर रहे हैं। वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड। देखो स्टार्टिंग ये कहाँ से हुई है, हर एक रीडर के संबंध में ये चीज है कि वेरी फ्यू पर्सन्स, के बहुत ही कम लोग नो जानते हैं हाउ टू रीड, कि कैसे पढ़ना है, अध्ययन कैसे करना है, किसी चीज को कैसे रीड करना है, बहुत कम लोग जानते हैं। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड एंड विदाउट दिस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। कि कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, कि किसी चीज के ऊपर जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो अनुभव होता है, कंसिडरेबल एक तरीके से सोचा समझा, जानबूझकर किया गया, या फिर एक लंबा। विद लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य के साथ में, या साहित्य का एक जो लंबा जो एक्सपीरियंस है, इज नीडेड, उसकी आवश्यकता है बिफोर टेस्ट, मतलब टेस्ट से पहले। टेस्ट किस चीज का? जो अध्ययन में हमारी जो रुचि होती है, जो हम चीज पढ़ते हैं उसके अंदर क्या हमारा टेस्ट है, क्या हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी चीज में भेदभाव करना, अंतर समझना, एक तरीके से सही पुस्तक का चुनाव करना, मतलब पुस्तकों के अंदर अंतर को स्पष्ट करके जो हमारे लिए यूजफुल पुस्तक है उस पुस्तक को हम सेलेक्ट कर सके, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो बताया गया है कि कोई जो स्टडी है, कोई जो अपना रीडिंग मटेरियल है, तो उसमें रुचि और उसमें डिस्क्रिमिनेशन से पहले, उसमें अंतर विकसित होने से पहले जो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है लिटरेचर के साथ में, साहित्य के साथ में, जो हमारा जो लंबा अनुभव है उसकी हमें आवश्यकता है, वो नीडेड है, वो जरूरी है। कैन पॉसिबली एक्वायर्ड, जिसको हम पॉसिबली मतलब हम संभवतः जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बताया है कि रुचि से, पढ़ने में रुचि और जो डिस्क्रिमिनेशन है, अंतर है, जो कि संभवतः जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए साहित्य के संबंध में एक लंबा एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, इसके लिए एक लंबे अनुभव की आवश्यकता है। एंड विदाउट दीज, और इन चीजों के बिना, मतलब टेस्ट और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको हम अगर अपन नहीं कर पाते हैं, अगर हम किसी चीज का एक्सपीरियंस अगर हम नहीं ले पाते हैं, तो विदाउट दीज, इनके बिना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, कि यह लगभग असंभव होता है, यह सीखना लगभग असंभव होता है कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, कैसे अध्ययन किया जाना चाहिए, कैसे रीड किया जाना है, ये सीखना लगभग असंभव होता है। जब तक हम किसी चीज में अपना अनुभव नहीं हो पाता है, जब हम किसी चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते हैं, जब किसी चीज में हमारी रुचि जागृत नहीं होती है, तो इन सब के बिना हम रीड कैसे करें, अध्ययन कैसे करें, ये लगभग सीखना असंभव होता है। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आई से मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव, मतलब पूर्णतः असंभव नहीं बताया है, इसने लगभग असंभव कहा है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो देखो इसने क्या बोला कि आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैंने कहा कि लगभग असंभव, सिंस क्योंकि देर आर सम रेयर मैन, कि कुछ रेयर मैन है, कुछ ऐसे दुर्लभ व्यक्ति भी हैं, मतलब बहुत कम ऐसे लोग भी हैं जो कि थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट, कि इंस्टिक्ट होती है एक प्रवृत्ति, लिटरेरी यानी साहित्यिक प्रवृत्ति, इनहेरिटेड यानी जन्मजात, तो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट, कि एक जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण से, मतलब कुछ कम लोग जो बताए हैं ना, कि कुछ रेयर लोग, कुछ ऐसे दुर्लभ व्यक्ति हैं जो कि एक जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति होने के कारण एबल टू रीड वेरी वेल, जो अच्छे तरीके से पढ़ने में एबल होते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने में जो सीख लेते हैं, उसमें वो समर्थ हो जाते हैं, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स,
कि यहाँ तक कि 25 की एज में पहुंचने से पहले ही जो अच्छे तरीके से पढ़ने में अपनी जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण एबल हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। इसलिए उसने इसको लगभग असंभव चीज बताई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 25 ईयर की एज तक पढ़ना सीख जाते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये क्या है, ग्रेट एक्सेप्शंस है, ये एक बहुत बड़े अपवाद है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं औसत लोगों की बात कर रहा हूँ। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर टू ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, कि फॉर क्योंकि टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर ऑफ द टेक्स्ट, कि कोई टेक्स्ट है, कोई बुक है, मतलब किसी पुस्तकों के जो लेटर्स हैं उनकी विशेषताओं को, उन अक्षरों को पढ़ने का अर्थ नहीं होता, क्या है, डज नॉट मीन रीडिंग, पढ़ना ही अर्थ नहीं होता इन ट्रू सेंस, सच्चे अर्थों में। तो देखो किसी पुस्तक के अक्षरों की विशेषताओं को पढ़ना ही सच्चे अर्थ में पढ़ना नहीं होता है। मतलब हम किसी पुस्तक के जो अर्थ, मतलब मैं अब मान लो ये चीज बता रही हूँ, सपोज करो ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बस इसका लाइन टू लाइन आपको हिंदी अर्थ पता चल रहा है, तो जब आप इसका बस लाइन टू लाइन इसका हिंदी अर्थ अगर कर लेते हो और इसमें सेंस क्या निकल के आ रहा है, अगर आप वो नहीं सीख पाते, बस इस लाइन का अर्थ करना आपको आ रहा है, तो ये सच्चे अर्थों में पढ़ना नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का रियल मीनिंग क्या है, चैप्टर से हमें क्या सीख मिल रही है, हमें राइटर क्या बताना चाहता है। तो बस उस पुस्तक के अक्षरों को पढ़ना ही सच्चे अर्थों में पढ़ना नहीं होता। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ एज रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, while your mind are occupied with a totally different subject। तो देखो you will often find yourself, कि आप प्राय अपने आप को पाओगे रीडिंग पढ़ते हुए वर्ड्स यानी शब्दों को एंड करेक्टर्स अक्षरों को ऑटोमेटिकली, की ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप, स्वतः ही आप अपने आप को शब्दों और अक्षरों को पढ़ते हुए पाओगे। इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, यहाँ तक कि उनको एकदम करेक्टली, एकदम सही तरीके से उनको प्रोनाउंस करते हुए भी, प्रोनाउंस मतलब उनका उच्चारण करने लगते हो, आप उसका उच्चारण करते हुए अपने आप को पाओगे। While your mind are occupied with a totally different subject, जबकि आपका जो माइंड होता है, आपका जो मस्तिष्क है, वो पूर्ण रूप से एक अलग सब्जेक्ट पे होता है, अलग विषय में लगा हुआ होता है। जब मान लो अपन कोई ट्रेवल करते हैं और जब रास्ते में दीवार पे कहीं कुछ लिखा हुआ आता है तो ऑटोमेटिकली उसको हम पढ़ने लग जाते हैं, और थोड़ी सी देर में हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा माइंड तो कहीं और है, हम बस टाइम पास कर रहे होते हैं उनको पढ़कर। तो यही चीज इसमें बताई है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग becomes altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention। तो देखो दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग की पढ़ने की ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रक्रिया है, बिकम altogether ऑटोमेटिक। तो देखो पढ़ने की ये जो प्रक्रिया है, पढ़ने का ये जो तरीका है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट द अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, की जीवन के अर्ली पीरियड में, मतलब जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पढ़ने की ये जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती रहती है, मतलब ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही ये हमारे साथ चलती रहती है, अपने आप हम पढ़ना इसे स्टार्ट कर देते हैं। एंड कैन बी परफॉर्म, और ये परफॉर्म की जाती है, मतलब ये संभव भी हो जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान में, इरिस्पेक्टिव होता है दिए बिना, कि जो इरिस्पेक्टिव मतलब किसी चीज की जब हम ध्यान नहीं देते हैं, विदाउट ऑफ अटेंशन हम इसको बोल सकते हैं, कि उसकी तरफ ध्यान दिए बिना ही हम उसको परफॉर्म भी कर लेते हैं, मतलब हम पढ़ने भी लगते हैं, उन शब्दों को हम पढ़ना संभव भी हो जाता है उस पर ध्यान दिए बिना। Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement, or in other words to read a book for the story। तो देखो neither can I call it reading, कि मैं इसको रीडिंग नहीं कह सकता, मतलब किस चीज को रीडिंग नहीं कह सकता है ये जो राइटर है वो, टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, कि एक टेक्स्ट में से, एक बुक में से जो नरेटिव पोर्शन है, जो मतलब वर्णनात्मक जो तरीका है, उस वर्णन को अलग से निकाल करके, उस नरेटिव पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करके, उसको निकाल करके, सिर्फ उसको पढ़ने को ही मैं पढ़ना नहीं कहूंगा। फ्रॉम द रेस्ट सिंपली मतलब बाकी पूरी पुस्तक को छोड़ दें, रेस्ट मतलब जो कोई पुस्तक है उसमें से बाकी पुस्तक हो उसको तो हम छोड़ दें, और जो उसमें से जो नरेटिव पोर्शन है उसको हम निकाल लें। तो देखो neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement, कि कोई एक व्यक्ति अपने पर्सनल अम्यूजमेंट के लिए, अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए उस संपूर्ण बुक्स में से उस नैरेटिव पोर्शन को निकाल करके अगर पढ़ता है तो उसे मैं पढ़ना नहीं कहूंगा, उस पढ़ने की प्रवृत्ति को मैं पढ़ना नहीं कर सकता। और या फिर इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, कि
कि किसी पुस्तक को, किसी एक बुक को सिर्फ स्टोरी के लिए पढ़ने को ही मैं पढ़ना नहीं कहूंगा। मतलब हम कोई स्टोरी बुक अगर पढ़ रहे हैं तो देखो हर एक स्टोरी में से कोई ना कोई मीनिंग है वो निकल के आता है, कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं होती। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ एक स्टोरी के लिए अगर कोई पढ़ रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो ये पढ़ना नहीं हो सकता, इसको मैं पढ़ना नहीं कह सकता, इसको मैं रीडिंग नहीं कह सकता। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन इन एग्जैक्टली दिस वे, कि येट फिर भी मोस्ट ऑफ द रीडिंग की अधिकतर जो रीडिंग है, अध्ययन है, दैट इज डन इन द वर्ल्ड, जो कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में किया जा रहा है, ये एग्जैक्टली इसी तरीके से किया जाता है। मतलब अधिकतर जो इस लोग पुस्तकों को पढ़ते हैं वो इसी तरीके से पुस्तकों को पढ़ते हैं। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day, by people who do not read at all. कि हजारों पुस्तकें, thousands and thousands of books are bought, कि हजारों पुस्तकें वो खरीदी जाती है every year, कि प्रति वर्ष, प्रति माह, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि प्रतिदिन हजारों पुस्तकें खरीदी जाती है, लोगों के द्वारा हजारों पुस्तकें खरीदी जाती हैं। Who do not read at all, जो इसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ते। तो देखो क्या बोल रहा है राइटर, कि प्रति वर्ष, प्रति माह, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि प्रतिदिन कि लोग हजारों पुस्तकें खरीदते हैं, जिसको वो पूर्ण रूप से नहीं पढ़ते, जिसको वो एट ऑल मतलब पूर्ण रूप से नहीं पढ़ते हैं, उसमें से जो नैरेटिव पोर्शन है या उनको जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है उसको वो पढ़ लेते हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, दे ओनली थिंक, वे केवल सोचते हैं कि दे रीड, वे पढ़ते हैं। दे बाई बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, टू किल टाइम एज दे कॉल इट, कि दे बाई बुक्स, वे बुक्स को खरीदते हैं जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, कि केवल वे अपने आप के अम्यूज करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए पुस्तकें खरीदते हैं। टू किल टाइम मतलब समय गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एज दे कॉल इट, जैसे कि वे इसे कहते हैं, कि वे जैसे कहते हैं ना कि ये एक समय गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, अपने अम्यूजमेंट के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं। ये खुद इस बात को स्वीकार भी करते हैं। तो देखो एज दे कॉल इट, इन 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages and there is left in their mind a vague idea or two about what they have been looking at, कि in 1 hour or 2 मतलब 1 घंटे में या 2 घंटे के अंदर their eyes, उनकी जो आंखें होती है, ever passed, वो गुजर चुकी होती है, और all the pages, कि 1 या 2 घंटे में उन संपूर्ण पेजों के ऊपर से उनकी आंखें हैं वो गुजर चुकी होती है। एंड देयर इज लेफ्ट, और वहां पे लेफ्ट मतलब रह जाता है, इन देयर माइंड, उनके माइंड में एक वेग मतलब एक अस्पष्ट जो आइडिया होता है, विचार होता है, या फिर 2 आइडिया जो है वो रह जाते हैं। अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, कि जिसके बारे में वो सिर्फ लुकिंग एट मतलब वो देखते रहते हैं, जिसका उन्होंने अध्ययन किया है, उस अध्ययन के बारे में 1 या 2 अस्पष्ट विचार है वो उनके मस्तिष्क में वहां पे रह जाते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे में वो पूरे पेज को पढ़ चुके होते हैं। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, एंड दिस, और इसे वे वास्तव में रीडिंग पे विश्वास करते हैं, मतलब इसे वो वास्तव में अध्ययन मान लेते हैं, रीडिंग मान लेते हैं। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, हैव यू रीड सच ए बुक, कि नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, कि पूछने के लिए ये जो ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादा सामान्य सी चीज नहीं है, मतलब ये एकदम अगर हम पूछे किसी से तो ये एकदम सामान्य सी चीज होती है कि ये सवाल किया जाता है। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, कि पूछने के बजाय ये ज्यादा कॉमन नहीं है, या सामान्यतः ये चीज पूछ ली जाती है कि हैव यू रीड सच ए बुक, क्या आपने ये पुस्तक पढ़ ली है, कि हैव यू रीड, क्या आपने पढ़ ली है सच ए बुक, मतलब इस टाइप की, या ये पुस्तक है वो आपने पढ़ ली है। और टू हियर समबडी से, या फिर किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, कि आई हैव रीड मैं पढ़ चुका हूँ, सच एंड सच ए बुक, कि ये जो पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब वो पुस्तकों के नाम लेता है कि इन सच एंड सच मतलब इस टाइप की पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ ली है, मैंने पढ़ ली है, पढ़ चुका हूँ। बट दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये जो लोग होते हैं वो सीरियसली नहीं बोलते हैं, गंभीरता से ये बात नहीं करते हैं। आउट ऑफ 1,000 पर्सन हु से आई हैव रीड दिस or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading, कि out of 1,000 person, कि ये जो हजारों लोग हैं उनमें से एक भी हु से जो ये कहता है कि I have read this, कि मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है, या फिर I have read that, मैंने वो पुस्तक पढ़ ली है। There is not one perhaps, कि शायद there is not one, वहां पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, who is able to express any opinion, कि जो कोई ओपिनियन, कोई अपना जो विचार है वो एक्सप्रेस करने में, अपने विचार को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो, वर्थ हियरिंग मतलब सुनने योग्य, कि वहां पे शायद कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वर्थ हियरिंग मतलब सुनने योग्य कोई विचार को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में एबल हो, समर्थ हो।
अबाउट व्हाट ही हैज बीन रीडिंग, उसके बारे में जो कि उसने पढ़ लिया है, जिसको वो पढ़ रहा है या जिस पुस्तक को उसने पढ़ी है उस पुस्तक के बारे में कोई भी सुनने योग्य कोई विचार है वो एक्सप्रेस करने में एबल नहीं होता है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात इसने बताई है और सच्ची बात है, हम जल्दी जल्दी मतलब पुस्तकें पढ़ते जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि कौन सी पुस्तक क्या कहना चाहती है। मैनी एंड मैनी टाइम आई हियर स्टूडेंट्स से दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि मैनी ए टाइम की बहुत बार आई हियर स्टूडेंट से, कि मैंने स्टूडेंट्स को विद्यार्थियों को कहते हुए सुना है दैट की दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि वो इन सर्टेन बुक्स को मतलब कुछ निश्चित पुस्तकों को पढ़ चुके हैं। मतलब मैंने स्टूडेंट्स को भी बहुत बार ऐसे कहते सुना है कि मैंने इन निश्चित पुस्तकों को पढ़ लिया है। बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक्स आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, or at best they will only repeat something that somebody else has said about what they think and they have been reading. तो देखो, but if I ask them some question regarding the books, कि यदि if I ask, कि लेकिन यदि मैं उनसे पूछूं, if I ask them, मैं उनसे पूछूं some questions, कोई प्रश्न regarding मतलब संबंधित the books, कि यदि मैं उस पुस्तक से संबंधित कोई क्वेश्चन उनसे पूछूं तो आई फाइंड, मैं पाता हूं दैट की दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो कोई आंसर देने में एबल नहीं हो पाते हैं, कोई भी उत्तर है वो उसके विषय में वो नहीं दे पाते हैं। और एट बेस्ट, या फिर बेस्ट मतलब सबसे श्रेष्ठ चीज या ज्यादा से ज्यादा वो करते हैं, दे विल ओनली रिपीट समथिंग, कि वो किसी चीज को रिपीट कर देते हैं, किसी चीज को वो दोहरा देते हैं। दैट समबडी एल्स हैज सेड, जो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कह चुका है, अबाउट व्हाट दे थिंक, कि जिस बारे में वो सोचते हैं उसके बारे में कोई अन्य व्यक्ति कह चुका होता है, उसको वो दोहरा देते हैं। दैट दे हैव बीन रीडिंग, कि जो चीज वो उन्होंने पढ़ी है, दे हैव बीन रीडिंग मतलब जिस चीज को वो पढ़ लिया है, जिस चीज को उन्होंने पढ़ दिया है और उसके बारे में वो सोचते हैं, उसके बारे में जैसे वो सोचते हैं तो किसी और के कही हुई बात को वो ज्यादा से ज्यादा दोहरा देते हैं, मतलब किसी अन्य लेखक या विचारक की बात को वो दोहरा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही कर पाते हैं, बाकी उसका कोई करेक्ट आंसर है वो इसका नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के बारे में अगर किसी विचारक ने कुछ कहा है, अगर वो लाइन हमें याद है तो हम अपना विचार नहीं दे पाते हैं, उस दूसरे विचारक का या दूसरे उस व्यक्ति का, उस लेखक की बात को हम ज्यादा से ज्यादा दोहरा सकते हैं कि लेखक ने ये बात बोली है। मतलब मैं अगर पूछूं आपसे इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर से आपने क्या ग्रहण किया, तो आप इस चैप्टर के अंदर जो चीज बताई गई है आप वो लाइन दोहरा दोगे कि चैप्टर ने बोला है कि बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता है, मतलब अगर कोई स्टोरी के लिए इसको पढ़ता है तो इसको पढ़ना नहीं कह सकता है, ऐसा राइटर बोलता है। तो राइटर की बातों को ही हम दोहरा रहे हैं, हम अपने खुद के जो ओपिनियन है उसको हम नहीं बता पा रहे। बट दिस इज नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए कोई पेक्यूलियर मतलब कोई विचित्र चीज नहीं है, मतलब ये चीज जो है वो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए संबंधित नहीं है, विद्यार्थियों पे लागू नहीं होती है। It is in all countries the way that the great public devours books. It is in all countries, लेकिन ये क्या है, ये it is in all countries, ये पूरी कंट्री के अंदर, the way ये जो तरीका है वो पूरी कंट्री के अंदर है। The great public devour book, कि ये जो ग्रेट पब्लिक है, ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी जो जनता है वो पुस्तकों को निगलती है, ये पूरी दुनिया में ये तरीका है, जो मतलब पब्लिक है वो पुस्तकों को निगलती है। डिवोर्स होता है निगलना, मतलब पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, वो इसी प्रकार से पुस्तकों को पढ़ती है। राइटर ये कहना चाहता है, आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट। कि आई वुड से, मैं कहना चाहूंगा या फिर मैं कहूंगा, क्या कहेगा यहाँ पे ये राइटर, दैट की मैं कहूंगा कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन, कि कोई ग्रेट क्रिटिक है, कोई महान जो आलोचक है, समीक्षक है, या फिर एक कॉमन पर्सन है और दूसरा जो सामान्य व्यक्ति है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, मुख्य रूप से अंतर है कि द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, कि जो ग्रेट क्रिटिक होता है, जो महान समीक्षक जो होता है, उसको पता होता है, वो जानता है कि हाउ टू रीड, कि रीड कैसे करना है, अध्ययन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और जो सामान्य व्यक्ति होता है वो इसको नहीं पता होता है इस चीज का कि रीड कैसे करना है। No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the content of a book. कि no man is really able to read a book, कि वास्तव में एक पुस्तक को पढ़ने में कोई व्यक्ति है वो समर्थ नहीं हो सकता। मतलब जो व्यक्ति
कौन नहीं हो सकता कि हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, कि एक पुस्तक के जो कंटेंट से संबंधित, मतलब एक पुस्तक है उसकी विषय वस्तु से संबंधित जो व्यक्ति अपने ओरिजिनल ओपिनियन को, अपने जो अपना खुद का जो विचार होता है उसको अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसको अगर अभिव्यक्त करने में वो एबल नहीं है, तो वास्तव में कोई भी पुस्तक को पढ़ना नहीं जानता है। तो देखो, जो व्यक्ति पुस्तक के विषय वस्तु के संबंध में अपने ओरिजिनल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में एबल नहीं है, तो वो पुस्तक को पढ़ना वास्तव में नहीं जानता, तो उसे पुस्तक को पढ़ना है वो वास्तव में नहीं आता है। नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कंफ्यूजेस रीडिंग विद स्टडी, कि नो डाउट निसंदेह है, यू विल थिंक आप सोचोगे, दैट की दिस स्टेटमेंट, की ये जो स्टेटमेंट है ऑफ द केस, इस मामले में ये जो स्टेटमेंट है वो रीडिंग को स्टडी से कंफ्यूज करता है, मतलब पठन में और अध्ययन में कंफ्यूजन को उत्पन्न करता है। यू माइट से, आप कह सकते हो कि व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस देन वी डू रीड वेरी थोरोली, स्टडिंग ऑल द मीनिंग एंड बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, कि यू माइट से आप कह सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री को, फिलोसफी को या साइंस को जब हम पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थोरोली, तो हमें पूर्णतया इसको थोरोली मतलब संपूर्ण रूप से उसको पढ़ना होता है। एम्फेटिक, ये जो डू है वो एम्फेटिक डू को यहाँ पे यूज में लिया गया है, मतलब किसी चीज पे हम जब हम जोर देते हैं तो एम्फेटिक डू को हम यूज में लेते हैं। तो वी डू रीड वेरी थोरोली, तो हम पूर्ण रूप से उस चीज का मतलब हम अध्ययन करते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, कि स्टडिंग ऑल द मीनिंग एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि उस पूरे टेक्स्ट को, पूरे मीनिंग का हम अध्ययन करते हैं, बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और पूरे टेक्स्ट को हम बियर करते हैं, मतलब पूरे टेक्स्ट को हम सहन करते हैं, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसके सारे अर्थ का हम अध्ययन करते हैं। स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में सोचते जाते हैं, मतलब धीरे धीरे हम सारी चीजों को पढ़ते हैं और उसके बारे में थिंक करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते जाते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी, और ये क्या है, एक हार्ड स्टडी है, एक कठोर अध्ययन है, एक परिश्रम पूर्वक किया गया अध्ययन है। बट वेन वी रीड ए स्टोरी और ए पोइम आउट ऑफ क्लास आवर्स वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, लेकिन जब हम क्लास आवर से बाहर, मतलब क्लास के घंटों के बाहर जब हम कोई स्टोरी या पोइम को पढ़ते हैं तो वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, हम केवल अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए ही पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि जो अम्यूजमेंट है, मनोरंजन, और जो अध्ययन है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, कि आई एम नॉट श्योर, मैं इसमें श्योर नहीं हूं, मैं इसमें एकदम निश्चित नहीं हूं, दैट की यू ऑल थिंक दिस, कि आप सभी ऐसा सोचते हैं। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो यंग मैन होते हैं, जो युवा जो लोग होते हैं, वो जनरली सामान्यतया इसी प्रकार से सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट every book worth reading ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read, कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, के एक तथ्यात्मक रूप से, एक फैक्ट के रूप में, एक तथ्य के रूप में, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, कि पढ़ने योग्य प्रत्येक बुक को ought to be चाहिए, तो पढ़ने योग्य प्रत्येक पुस्तक को एकदम मतलब ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, कि उसी सेम तरीके से जैसे कि एक साइंटिफिक बुक को पढ़ा जाता है, एक वैज्ञानिक पुस्तक को पढ़ा जाता है, सेम उसी प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, कि एक सिंपली, एक साधारण रूप से अम्यूजमेंट के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, कि एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, इन इट दैट ए साइंटिफिक बुक हैज। तो इसमें बताया, देखो कि वर्थ रीडिंग, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, की पढ़ने योग्य जो प्रत्येक पुस्तक है, मतलब पुस्तकें हैं वो पढ़ने योग्य होती है, तो पढ़ने योग्य जो प्रत्येक पुस्तक है शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट, तो उसके अंदर क्या होती है, जो वैल्यू मतलब गुणों की सेम अमाउंट है वो होती है, मतलब प्रत्येक पढ़ने योग्य पुस्तक के अंदर वैल्यूएबल चीजें होती है, उस पुस्तक के अंदर गुण होते हैं, वैल्यू मतलब जो गुण है वो गुण होते हैं उस पुस्तक के अंदर। दैट ए साइंटिफिक बुक है, जितना कि एक वैज्ञानिक पुस्तक के अंदर होता है, मतलब हर पढ़ने योग्य बुक के अंदर गुण होते हैं जितने कि एक वैज्ञानिक पुस्तक के अंदर होते हैं। दो द वैल्यू मे बी ए टोटली डिफरेंट काइंड, कि दो यद्यपि जो वैल्यू होती है मे बी ए टोटली डिफरेंट काइंड, कि जो वैल्यू इसकी होती है, मतलब एक पोइम के अंदर अलग वैल्यू होती है, एक स्टोरी के अंदर अलग वैल्यू निकल के आती है, अलग गुण आते हैं, और एक साइंटिफिक बुक में अलग गुण होते हैं।
कि यद्यपि जो वैल्यू होती है वो टोटली पूर्ण रूप से एक डिफरेंट प्रकार की होती है। फॉर आफ्टर ऑल ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क। फॉर क्योंकि आफ्टर ऑल आखिरकार कोई कहानी की, रोमांस की या फिर कोई पोइट्री की जो एक अच्छी पुस्तक है वो भी एक साइंटिफिक वर्क होता है, वो भी एक वैज्ञानिक रचना ही होती है। इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस। कि इट हैज कंपोज्ड, इसकी रचना, कंपोज मतलब इसकी जो रचना है, इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो लिखा जाना है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल मतलब सर्वश्रेष्ठ जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ऑफ मोर देन वन साइंस, कि ये एक विज्ञान के बजाय अधिक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के अनुसार इनकी रचना है वो की जाती है, ये लिखी जाती है। मतलब ये एक वैज्ञानिक रूल पे नहीं चलती है, इसमें बहुत सारे चीजों का मिश्रण होता है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। बट स्पेशली लेकिन विशेष रूप से जो ह्यूमन नेचर होता है उसके ज्ञान के आधार पर, उस मानव स्वभाव के ज्ञान के आधार पर जीवन का जो सबसे ग्रेट साइंस है, जीवन का जो सबसे महान विज्ञान का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये पुस्तक लिखी जाती है। जो ये ऊपर फिक्शन की, रोमांस की या पोइट्री की बताई है ना, तो उसमें जो बताया ना, एक साइंस की बजाय, एक विज्ञान के बजाय अनेक चीजों को उसमें यूज में लिया जाता है और विशेष रूप से जीवन के जो महान विज्ञान का जो सिद्धांत है उनके अनुसार, उसके अनुसार लिखी जाती है। और वो महान आधार कौन सा है? मानव स्वभाव के ज्ञान के आधार पे ये सबसे बड़ा साइंस इसमें बताया है।